कंसिडरेशन मतलब क्या होता है? सो व्हाट डू यू मीन बाय कंसिडरेशन? कंसिडरेशन मतलब कंसिडरेशन इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंक्लूड। कंसिडरेशन मतलब क्यूड प्रो क्रो, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको पढ़ाया जाता है कि कुछ समथिंग इन रिटर्न। मैंने बोला समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न का ये जरूरी मतलब नहीं है कि पैसे ही होने चाहिए। एक एग्जांपल देने के लिए, अगर आपको एक्सचेंज ऑफ मोबाइल समझ में आता है, एक्सचेंज ऑफ मोबाइल, तो आपके पास आईफोन 14 है, ठीक है ना? आईफोन 14 आप लोगों के पास है, i14, और आप लोगों को i16 चाहिए। तो आप शॉप पे गए, आपने पूछा i16 का प्राइस कितना है, तो उसने बोला 1 लाख रुपए का प्राइस है, ठीक है ना? और आपने बोला मेरे पास आईफोन 14 है, मैं एक्सचेंज करके लूंगा। तो उसने बोला ठीक है, 1 लाख रुपए में से 60,000 रुपया माइनस कर देंगे और आप लोगों को खाली 40,000 रुपया देके, 40,000 देके आपको आईफोन 16 मिल जाएगा। आपको कितना एडिशनल पे करना है? ओनली 40,000। मेरा सवाल आप लोगों से बहुत सिंपल है कि जीएसटी कितने पे लगेगा? ट्रांजैक्शन समझ में आया? मैं पुराना फोन लेके दुकान पे गया, मैंने बोला इसके बदले में मुझको नया फोन दो। उन्होंने बोला एडिशनल 40,000 दो, वैसे तो 1 लाख रुपए का है, लेकिन हम 60,000 माइनस करेंगे एक्सचेंज वैल्यू और आपको 40,000 रुपीज में नया फोन मिलेगा। सवाल क्या है? जीएसटी कितने पे लगेगा? और वो किसके ऊपर डिपेंड है? कंसिडरेशन कितना है इसमें, इस ट्रांजैक्शन में क्या है, कंसिडरेशन कितना है, उसके ऊपर, उस अंडरस्टैंडिंग, उस डेफिनेशन के हिसाब से लगेगा। तो आप ही बता दो। अरे दो ही नंबर पॉसिबल है ना, या तो 1 लाख के ऊपर लगेगा या तो 40,000 के ऊपर। कितने बच्चे बोलते हैं 40,000 पे, क्योंकि कैश में तो 40,000 ही देना है मुझे उसको, तो 40,000 पे टैक्स लगेगा। ऐसा बोलने वाले बच्चे हाथ ऊपर करो। तो कहीं ना कहीं तो कोई किधर ना किधर तो कोई मार नहीं रहा है, ठीक है? और कोई बोल रहा है 1 लाख रुपए के ऊपर लगेगा, ऐसे बोलने वाले बच्चे हाथ ऊपर करो। हाँ ठीक है। और फिर बीच वाले कहीं जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ, ठीक है ना? तुम्हारा ना ये है ना तुम्हारा वो है, ना तुम बीजेपी हो ना तुम कांग्रेस हो, पता नहीं तुम क्या हो, ना तुम इंडिया हो ना पाकिस्तान हो, तुम बीच में कहीं पे हो। कहीं ना कोई सपोर्ट करने का, ठीक है ना? किसी ना किसी को सपोर्ट करने का। तो यहाँ पे जीएसटी जो है ना वो 1 लाख रुपए के ऊपर लगेगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ गुड्स क्या है? 1 लाख है सर। लेकिन कंसिडरेशन 40, मॉनिटरी कंसिडरेशन 40,000 था, नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन 60,000 था। दोनों मिला के कंसिडरेशन 1 लाख का था। आपने दो चीजें दी उनको, मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी। सेम कार के साथ भी वैसे ही, पुरानी कार 6 लाख में मैंने दी और नई कार 10 लाख में ली, तो जीएसटी कितने के ऊपर लगेगा? 10 लाख के ऊपर लगेगा, 4 लाख के ऊपर नहीं। दो टाइप का कंसिडरेशन दिया ना, पैसे 4 लाख दिए और बिना पैसे के 6 लाख दिए। समझ में आ रहा है? कोई इंजीनियर है और मैं सीए हूं, बार्टर सिस्टम समझो। अभी इंजीनियर ने मेरी बिल्डिंग की डिजाइन बना के दी, सीए ने उसका इनकम टैक्स रिटर्न भर के दे दिया। जीएसटी लगेगा कि नहीं एक दूसरे के ऊपर? पैसे एक रुपए का भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, लेकिन क्या सर्विस एक्सचेंज हुई है? यस। कौन से फॉर्म में हुई है? बार्टर फॉर्म। मतलब कौन सा फॉर्म? नॉन मॉनेटरी फॉर्म। तो मैं पूछना क्या चाहता हूं, क्या कंसिडरेशन मॉनेटरी हो सकता है? यस। क्या कंसिडरेशन नॉन मॉनेटरी हो सकता है? यस। क्या कंसिडरेशन दिखना ही चाहिए, ऐसा है क्या? ये सर्विस दिखती है क्या? नहीं। मतलब कंसिडरेशन टेंजिबल भी हो सकता है और कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न, समथिंग होना चाहिए। अब समथिंग कैन बी मॉनेटरी, कैन बी नॉन मॉनेटरी, कैन बी टेंजिबल, कैन बी इनटेंजिबल। वो कंसिडरेशन का टैक्स लगता है। रूम के भाड़े के आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब आप कोई भी प्रॉपर्टी लीज पे लेते हो तो दो टाइप के पैसे मांगता है ओनर। एक होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट, एक क्या होता है? सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो 1 लाख रुपए का उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगा। क्यों मांगते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट? क्योंकि तुम टेनेंट हो, बाय डिफॉल्ट तुम हरामखोर लोगों में आते हो, ऐसा ओनर सोचता है। मैं नहीं, मैं तो खाली बता रहा हूं ओनर क्या सोच रहा है। तुम खिड़की तोड़ोगे, दरवाजा तोड़ोगे, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन खराब करके जाओगे, तो आपसे बाद में क्या लेना चाहिए? पैसे रिकवर होनी चाहिए। पेंट खराब हो जाता है, ऊपर से कोई रेंट नहीं भरता टाइम पे, तो उसमें से वो माइनस किया जाता है। तो सिक्योरिटी होनी चाहिए। आप अच्छे टेनेंट निकले तो आप क्या करोगे? 12 महीने का पूरा जो रेंट था वो चुपचाप भर दोगे। आपने कोई तोड़फोड़ नहीं की, थोड़ी बहुत जो की थी उसको रिपेयर भी करके दिया। तो एट ए एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जब आप रूम खाली करोगे तो ये पैसा आपको क्या मिलेगा? रिटर्न। तो ये रिटर्नेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है। यहां तक क्लियर है? अब वो पहले भाड़े में आपसे 20,000 रुपए का रेंट ले रहा है और 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहा है। तो मेरे आप लोगों को पूछना है कि अगले महीने से तो खाली 20,000 रुपया लेगा, उसके ऊपर जीएसटी लगना ही लगना है। मेरा क्वेश्चन ये है
पहला जब आपने पेमेंट किया वो 1,20,000 का था, उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 लाख का था और 20,000 रुपया रेंट था। अब तो पहले रेंट के टाइम पे या जब ये 120 आपने पे किया तो जीएसटी कितने पे लगेगा? मेरा सवाल समझा आपको? फर्स्ट मंथ में आपको कितना पे करना पड़ा? 1,20,000। 1 लाख क्या है उसमें का? सिक्योरिटी डिपॉजिट, रिटर्नेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये पैसा आपको रिटर्न मिलेगा। और 20,000 रुपया उस महीने का रेंट था। अगले महीने से मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगले महीने से आप रेंट ही 20,000 रुपया दोगे तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाता है, रेंट के ऊपर जीएसटी लगता है। मैं पूछ रहा हूं पहले महीने में आपने पैसे कितने दिए? 120, जीएसटी कितने पे लगेगा? अरे कुछ तो दो ही नंबर है, फिर से 20 पे लगेगा। तो आप ही खुद ही बता रहे हो ना, ये 1 लाख रुपए के ऊपर जीएसटी क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन किसी के बदले में दिया जाता है, रेंट उसके प्रॉपर्टी के बदले में दिया गया। आपने मेरे लिए कुछ किया तो मैंने उसके पैसे आपको दिए, उसके ऊपर जीएसटी लगता है। मैंने आपको 1 लाख डिपॉजिट दिया, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, आपने भी मुझे कुछ दिया नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो ये 1 लाख रुपया आप मुझे रिटर्न दे दोगे। मैंने क्या बोला समझ में आ रहा है? तो ये 1 लाख रुपया आपने अर्न नहीं किया है। अकाउंटिंग लैंग्वेज में ये 1 लाख रुपया आपके बैलेंस शीट में जाएगा, लाइबिलिटी रहे आपकी लाइबिलिटी और मेरा असेट है। क्यों? मैंने पैसे दिए हैं जो आपसे बाद में रिकवर करूंगा और आपने लिए बाद में आपको मुझे देने पड़ेंगे। तो ये असेट एंड लाइबिलिटी की बात हो रही है। 20,000 रुपया आपका इनकम है, आप उसको इनकम कंसिडर कर लो, उसके ऊपर आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। मैंने क्या बोला समझा? अब लास्ट के 3 महीने का मैंने रेंट नहीं भरा, 1 महीने का रेंट कितना है? 20,000 रुपया, लास्ट के 3 महीने का रेंट नहीं भरा तो मुझको रिटर्न कितना देगा वो? 1 लाख रुपया मेरा उसके पास है, 1 महीने का रेंट 20,000 है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछ रहा हूं क्या मैंने लास्ट के 3 महीने मतलब कितना रेंट नहीं भरा? मैंने 60,000 का रेंट नहीं भरा, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट रिटर्न कितना देगा मुझे ओनर? 40,000 देगा। समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ, वो जो 60,000 उसने एडजस्ट किया, क्या उसके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए? क्यों? क्योंकि अभी डिपॉजिट को अप्लाई किया एज अ कंसिडरेशन। डिपॉजिट को क्या अप्लाई किया? एज अ कंसिडरेशन अप्लाई किया। तो व्हेन डिपॉजिट इज अप्लाइड एज अ कंसिडरेशन तब उसके ऊपर जीएसटी लगता है, तब तक जीएसटी नहीं लगता उसके ऊपर जब तक उसको आपने अप्लाई नहीं किया। यहां तक क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट को यूज करके रिलायंस जियो ने कुछ फोन निकाले मार्केट में। ठीक है, जियो का एक फोन आता है, जियो फोन निकाला और उन्होंने बोला हम जियो का फोन सेल नहीं कर रहे क्योंकि अगर सेल करेंगे तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। उन्होंने आपसे डिपॉजिट लिए और फिर उसके ऊपर जीएसटी नहीं भरा क्योंकि डिपॉजिट के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। फिर उन्होंने बोला जब 2-3 साल के बाद जब ये फोन रिटर्न लाके दे दोगे तो डिपॉजिट आपको रिटर्न दे देंगे। अब मुझे बताओ कोई जाने वाला है क्या? हमारे लिए ये थ्योरी है, लेकिन इस थ्योरीज को यूज करके लोगों ने क्या किया है? टैक्स की बड़ी बड़ी चोरी की है। अब मैंने बोला कि मैं आपके टैक्स की चोरी सिखा रहा हूं, छोटी सी कैसे हो सकती है। रेंट के ऊपर जीएसटी लगता है, मैंने आपको बताया ना रेंट के ऊपर क्या लगता है। मैं आपको प्रॉपर्टी देता हूं, आपसे रेंट ही नहीं लूंगा तो जीएसटी लगेगा क्या? अब कैसे कैसे प्रॉपर्टी दे दोगे फिर आप बिना रेंट? मैं बता रहा हूं डिपॉजिट बढ़ा के ले लो ना सर। एक काम कर लो, 1 लाख की जगह पे 10 लाख क्या कर लो, आप डिपॉजिट ले लो और जब मैं रूम खाली कर दूंगा मुझे 10 लाख रुपया रिटर्न दे देना, बीच में रेंट ही नहीं दूंगा। और रेंट दिया ही नहीं तो जीएसटी भरना ही नहीं है। वो अलग बात है, डिपार्टमेंट पकड़ लेगा फिर पूछेगा ऐसे कैसे बिना रेंट का। तो लॉजिक देखो, वो तो नेक्स्ट स्टेप है ना। मैं बता रहा हूं बाय डिफॉल्ट मैं आपको चोरी करना सिखा सकता हूं ना, बाय डिफॉल्ट ये ऐसे चोरी होती है। तो आप लोगों के लिए ये लॉ है, ठीक है ना। जब हमारे जैसे लोग इसको पढ़ते किसी क्लाइंट को कंसल्टेंसी देने के लिए, तो हम वो भी पढ़ने का ट्राई करते जो लिखा नहीं है लॉ में। तो कंसिडरेशन की डेफिनेशन आप लोगों के लिए सिंपल सी डेफिनेशन है, आप लोग उसको लिख लो, समझ लो। लेकिन मेरा तो बताना ऐसा है कि जितना कंसिडरेशन इन्होंने लिखा है उसके कई गुना आगे आपको जाके कंसिडरेशन को समझना पड़ेगा। कंसिडरेशन अभी बार बार मैं एक्ट का नाम लिखना मैंने बंद कर दिया। कंसिडरेशन अंडर सेक्शन 232 लिख दो आप लोग। अभी याद नहीं रखा तभी भी चलेगा, सेक्शन 2 तो याद हो ही जाएगा ना। डेफिनेशन तो सेक्शन 2 में ही होते, क्लॉज सारे याद नहीं रखने हैं।
हाँ फिर भी उसमें याद हो गया तो अच्छी बात है। क्या लिखा है पहला, कंसिडरेशन क्या होता है, पहला एरो क्या लिखा है, पेमेंट ऑफ मनी, पैसे देते हो तो कंसिडरेशन होता ही है। और अदरवाइज, अदरवाइज मतलब क्या होता है फिर, अदरवाइज में आपको ब्रैकेट में क्या लिखना चाहिए, नॉन मॉनेटरी। अरे बाबा कंसिडरेशन दोनों हो सकता है ना, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। इसका एग्जांपल क्या दिया मैंने, एक्सचेंज ऑफ मोबाइल या कार ना, एक्सचेंज ऑफ मोबाइल स्लैश कार। याद रखो कि ये एग्जांपल आप लोगों के लिए है, आपको अगर नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन नहीं समझा तो फिर मैंने और एक एग्जांपल दिया था, इंजीनियर ने सर्विस किसको दी है, सीए को, और सीए ने सर्विस किसको दी, इंजीनियर को। तो ये नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, बाल्टर में हमने एक दूसरे को सर्विस दिया, बिना पैसे की भी तो कंसिडरेशन होता है ना। अरे जिंदगी में हर काम पैसे के लिए किया जाता है क्या, नहीं, बहुत सारे काम में पैसा नहीं मिलता लेकिन सर्विस मिल जाती है। पेमेंट ऑफ मनी और अदरवाइज, अदरवाइज मतलब नॉन मॉनेटरी फॉर द सप्लाई, यहां तक ठीक है। ये वाला पहले एरो कंप्लीट कर लो। फिर मैंने क्या बोला, डिपॉजिट टू कंसीडर, टू बी कंसिडर्ड एज पेमेंट। डिपॉजिट बाय डिफॉल्ट कंसिडरेशन होता है क्या, मैं पूछ रहा हूं, डिपॉजिट कंसिडरेशन नहीं होता, ये समझ रहे आपको। यहां पे ये क्या बनाया मैंने, डी इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब डिपॉजिट कंसिडरेशन नहीं होता। एग्जांपल क्या दिया मैंने, जब मैं आपको 1 लाख रुपए का डिपॉजिट दूंगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट दूंगा, और 20,000 रुपए का जब मैं रेंट दूंगा, तो बताओ भैया जीएसटी कितने के ऊपर लगेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट के ऊपर नहीं लगेगा, खाली रेंट पे लगेगा, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट, डिपॉजिट क्या नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है। तो डिपॉजिट को कंसिडरेशन कब बोलेंगे, कब बोलेंगे, तो मैंने बोला तब बोलना ओनली व्हेन सप्लायर अप्लाई सच डिपॉजिट एज अ कंसिडरेशन फॉर सेट सप्लाई। मतलब जब आप मेरे को रिटर्न देने वाले तो 3 महीने का रेंट आपने एडजस्ट किया था ना, तो 1 लाख रुपए आप मुझे रिटर्न देने वाले थे, लेकिन आपने बोला नहीं नहीं ये नालायक है, इसने 3 महीने का रेंट दिया नहीं, तो 20,000 के हिसाब से 60,000 रुपये आप इसमें से माइनस करने वाले थे, और फिर मुझे आप 40,000 रुपये ही रिटर्न दोगे। तो ये जो 60,000 है ना, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। देख लो आपको समझ में आ रहा है क्या। एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आप चाहते हो तो वहां पे पेंसिल से लिख के रख सकते हो। व्हेन सप्लायर अप्लाइज सच डिपॉजिट एज अ कंसिडरेशन, तभी उसके ऊपर जीएसटी लगता है। सप्लायर अप्लाइज, वो लैंग्वेज आपको याद रखनी चाहिए। कभी कभी कुछ करना कंसिडरेशन होता है, कभी कभी कुछ नहीं करना कंसिडरेशन होता है। सर ये क्या बात हो गई, आपने मेरे गाड़ी को डैमेज किया और मैंने बोला मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा, आप मुझे पैसे दे रहे हो केस नहीं करने के। आपकी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन मेरे बिल्डिंग के बाजू में चालू है, मुझे रोज डिस्टर्बेंस होता है, मैं बोला मैं आपका कंस्ट्रक्शन रुका दूंगा कंप्लेन करके, आप बोल रहे हो सर पैसे ले लो 5 लाख रुपया लेकिन केस मत करो। तो कुछ करने का पैसा मिला तो भी कंसिडरेशन, और कुछ नहीं करने का पैसा मिला तो भी कंसिडर। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट, एनी एक्ट मतलब क्या, कुछ करने का पैसा। दूसरा बोलता है फॉरबेरेंस ऑफ एक्ट, फॉरबेरेंस मतलब नहीं करना, कुछ करने का पैसा तो भी कंसिडरेशन, कुछ नहीं करने का पैसा मिला तो भी कंसिडरेशन। इसका एक बेस्ट एग्जांपल होता है नॉन कॉम्पिट अग्रीमेंट। प्रैक्टिकल, बाकी दो तो घटिया एग्जांपल दिए, प्रैक्टिकल एग्जांपल समझो। एक होता है नॉन कॉम्पिट अग्रीमेंट, कोको कोला पेप्सिको के साथ नॉन कॉम्पिट अग्रीमेंट साइन करता है कि मैं इस रीजन में पेप्सी के सारे बॉटल सप्लाई कर रहा हूं, कोक वाला वहां पे सप्लाई नहीं करेगा, ये ले इसके 25 लाख। कॉम्पिट नहीं करने का पैसा मिला तो ये बिजनेस करने का तो जीएसटी लगी जाता। अभी क्या बता रहा हूं, मेरे सामने कंपटीशन मत करना, उसके 25 लाख ले, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, क्योंकि कुछ नहीं करना भी कुछ करना होता है दोस्तों। कभी कभी नहीं करना ही मेरे लिए कंसिडरेशन हो जाता है। तो नॉन कॉम्पिट अग्रीमेंट कैन बी द एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर आइटम, फॉरबेरेंस ऑफ एक्ट, कि कोई एक्ट आप फॉरबिड कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, तो नहीं करने का भी आपको पैसा मिल सकता है। यहां तक क्लियर है, ये सेकंड वाला एरो क्लियर है। ये क्या लिखा है, उसके नीचे समझो अभी क्या लिखा है। मुझे बताओ, बच्चे क्लासेस में फी भरते हैं ना, ये क्लासेस है और बच्चे आते हैं, बच्चे फी भरते हैं, बच्चे क्लासेस में आते हैं। फी बच्चा भरता है क्या, नहीं, फी उसके माँ बाप भरते हैं, लेकिन माँ बाप क्लासेस अटेंड करते हैं क्या, नहीं। अब जरा प्रॉब्लम समझो यहां पे क्या है।
मैंने बोला क्या, जो रेसिपिएंट है वही उसी ने कंसिडरेशन देना चाहिए? डिड आई से दिस कि जो रेसिपिएंट है वही कंसिडरेशन देना चाहिए? नहीं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक कंपनी है कॉल्ड क्लासमेट, सुना है आपने? क्लासमेट नोटबुक बनाती, मेरी फेवरेट नोटबुक क्लासमेट के ही होते हैं, ठीक है ना? तो एक क्लासमेट करके कंपनी है, क्लासमेट मतलब ब्रांड है, आईटीसी कंपनी है, ठीक है ना? इंडियन टोबैको कंपनी, आईटीसी लिमिटेड जो कंपनी, उसका स्टेशनरी का डिवीजन है क्लासमेट। क्लासमेट नोटबुक बनाती है। क्लासमेट की नोटबुक 60 रुपये में आती है। कितने रुपए में आती है? मान लेते हैं 60 रुपीज में आती है। 60 रुपीज में वो 200 पेजेस का नोटबुक देने वाले हैं। अब क्योंकि वो पब्लिक स्कूल में देने वाले हैं, जहां पे हम क्या करते हैं, जाके स्कूल साफ कर रहे हैं ना अपन एलिट गुरुकुल वाले लोग, तो हमारा उन्होंने आईटीसी वालों ने इवेंट देखा और आईटीसी वालों ने हमें कांटेक्ट किया, अरे यार कितना भला काम कर रहे हो आप, पब्लिक स्कूल जाके साफ कर रहे हो, हम भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ऑब्वियसली साफ सफाई करने के लिए आ नहीं सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि आप जो बच्चे वहां पे हैं उनको आप हमारी नोटबुक दो, ओके, और 5 रुपए में दो। कितने रुपए में दो? 5 रुपए में दो। मतलब उस फुकट में मत दो, क्योंकि फुकट में देंगे तो वैल्यू नहीं होगा और फिर वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर पाते, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो नॉमिनल सा प्राइस लेंगे, 5 रुपए लेंगे साहब, बहुत ज्यादा प्राइस नहीं लेंगे। 5 रुपए में आप क्या करो, हमारी नोटबुक वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करो आप लोग। मतलब बच्चे से कितना लेना है? 5 रुपया देना है, ठीक है ना? तो मैंने बोला फिर बचा हुआ 55 क्लास प्लस, उन्होंने बोला कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है चैरिटेबल, वो आपको फंड करेगी। आपको जो स्टेशनरी की दुकान है वहां से 60 रुपए देके आपको क्या मिलेगी? नोटबुक मिलेगी। लेकिन 5 रुपया बच्चे से लेना, 55 रुपया हमसे, हमारी कोई ट्रस्ट वगैरह है, सीएसआर फंड है, उसमें से मिलेगा। मैंने क्या बोला समझा? मैंने दुकानदार को कितना देके नोटबुक खरीदी? 60, लेकिन बच्चे ने मेरे से कितने में ली? 5 रुपए में ही ली। तो मैंने परचेस करके सेल किया है ना। मैं पूछ रहा हूं, मेरे को जब जीएसटी भरना होगा तो कितने पे भरना है? 5 रुपीज पे भरना है, क्योंकि जो यूजर है वो खाली 5 रुपीज ही देने वाला है। 55 मुझे कोई ट्रस्ट, कोई सीएसआर फंड में से आने वाला है। बोलो तो कितने पे जीएसटी, कितने पे भरो? ये एलिट गुरुकुल लिमिटेड है, बाकी सब स्टोरी छोड़ दो। मैं एक बच्चे को 5 रुपए में नोटबुक दे रहा हूं। मुझे कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कितना दे रही है? 55 रुपया बैकएंड से दे रही है, क्योंकि मेरा खर्चा 60 रुपए का था। जीएसटी कितने पे जाएगा? सामने जो पार्टी है मेरे, वो खाली 5 रुपए ही दे रही है मुझे, उसको बिल भी 5 रुपए का ही जाएगा। मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। अरे 5 रुपए का ही बिल जाएगा ना, ऐसे क्या कर रहे हो? वो 5 रुपए दे रहे तो बिल कितने का दूंगा? ये अकाउंटेंट वालों को पूछो ना, सामने पार्टी मेरे को 5 रुपए दे रही है तो 5 रुपए का ही बिल बनेगा ना। हाँ, बिल 5 रुपए का ही बनेगा, टैक्सेबल वैल्यू भी 5 रुपए ही रहेगी। अभी बताओ जीएसटी कितने पे लगेगा? लेकिन 60 पे लगेगा, क्योंकि कंसिडरेशन कितना है? हमने नहीं बोला ना कि कितना आपने पार्टी से पैसा जितना लिया उस, अरे पार्टी तो 0 भी दे सकती थी, पूरा का पूरा 60 रुपए शायद पीछे से आ सकता था। तो क्या जीएसटी नहीं लगेगा? सप्लाई हुआ कि नहीं हुआ? मैंने क्या बोला? जीएसटी किस पे लग रहा है? यहां पे सप्लाई हुआ ना। और सप्लाई कितने का हुआ? 60 रुपीज का सप्लाई हुआ ना। अरे सप्लाई तो 60 रुपीज का हुआ, तो जीएसटी भी 60। तो सर कंसिडरेशन पार्टी देनी चाहिए क्या? नहीं, कंसिडरेशन कोई थर्ड पार्टी भी दे सकता है। हमने कभी नहीं बोला लॉ में कि जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट एक होता है सप्लायर, और सामने कौन होता है? अरे मैं सप्लाई कर रहा हूं, मैं नोटबुक दे रहा हूं, तो सामने नोटबुक ले कौन रहा है? छोटा बच्चा। मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूं तो मैं सप्लायर हूं, आप एजुकेशन रिसीव कर रहे हो। मैंने कभी नहीं बोला जो रेसिपिएंट है वही कंसिडरेशन दे, ऐसा लॉ में नहीं लिखा है। रेसिडेशन कैन बी पेड बाय, सॉरी कंसिडरेशन कैन बी पेड बाय थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी भी दे सकता है, जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट समझ में आता है आपको? सेलर और बायर दोनों क्या हो गए? पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हो गए। कोई अननोन पर्सन भी कंसिडरेशन दे सकता है, फिर भी क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा, क्योंकि जीएसटी वैल्यू ऑफ सप्लाई पे लगता है। किस पे लगता है? आपने पैसे कितने लिए उसके ऊपर नहीं लगता। वो आपको लगता है कि 5 रुपए पे लगना चाहिए, वो आपको लगता है, इसलिए तो बिठा के लॉ समझा रहा हूं ना, कि तुमको जो लग रहा है ना वो लॉ नहीं है, इसलिए तो लॉ और रियलिटी में फर्क है। समझा आपको मैंने क्या बोला? चलो आगे, पक्का ना? घूर क्यों रहे हो मुझे? मैं लॉ में जो लिखा है वही पढ़ा रहा हूं, मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा। क्या लिखा है यहां पे? कंसिडरेशन कौन पे कर सकता है? बाय रेसिपिएंट। यूजुअली 99% केसेस में कंसिडरेशन कौन पे करता है? रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन। मतलब वो बताना चाहते हैं कंसिडरेशन जो देना है, मॉनिटरी हो या नॉन मॉनिटरी,
रेसिपिएंट भी दे सकता है और कोई थर्ड पार्टी भी दे सकता है। यहां तक क्लियर है? लिखा है ये आप लोगों ने? पक्का? चलो आगे। अब मुझे बताओ, सिलेंडर आपके घर में सबके आता ही होगा, गैस सिलेंडर, ठीक है ना? गैस सिलेंडर का प्राइस ना 1200 रुपया कॉस्ट है, कॉस्ट। भारत पेट्रोलियम को सिलेंडर बनाने के लिए 1200 रुपीज से 1500 रुपये लगता है, अपन 1200 पकड़ते हैं। लेकिन अपने को सिलेंडर मिलता है 400 रुपया सब्सिडाइज करने के बाद 800 रुपये में मिलता है। ये नेट कंसिडरेशन है, ये हमें मिलता है, ये सब्सिडी है। इसको क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट सब्सिडी देता है, क्योंकि सिलेंडर उज्ज्वला स्कीम वगैरह कुछ है, गरीब लोगों के घर में गैस जाना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज किया उस आइटम को। नेसेसिटी का आइटम है सिलेंडर, तो गवर्नमेंट टैक्स पेयर के पैसे में से सब्सिडी देता है। कल बताया था ना, बजट में बहुत सारा सब्सिडी का अलोकेशन होता है, तो सब्सिडी में गवर्नमेंट का पैसा जाता है। तो आपको सिलेंडर कितने का मिला? 800 का मिला, तो आप जीएसटी कितने पे दोगे? मतलब वो जो भारत पेट्रोलियम है, जो कंपनी है जो जीएसटी दे रही है, या एचपी गैस वाली जो कंपनी है, या इंडेन करके एक कंपनी होती है ना, इंडेन ऐसा कुछ, तो अलग अलग कंपनीज है हमारी गैस की, ये कंपनी जीएसटी कितने पे भरेगी? 1200 पे भरेगी कि 800 पे भरेगी? अभी के लॉजिक से देखो ना, अभी मैंने बोला 60 रुपए की बुक है, 55 रुपए का आपको सब्सिडी मिला किधर से? तो सब्सिडी के नाम अलग अलग है यार, सब्सिडी, ग्रांट, डोनेशन, किसी और ने पैसे दिए थे, पार्टी ने कितने दिए थे? 5, तभी आपने क्या बोला मेरे को, कितने पे भरना है? 60, क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना है? 60। अब यहां पे क्या है? वैल्यू ऑफ सप्लाई यहां पे कितना है? 1200 है ना, लेकिन आपने कितना दिया? 800। जो यूजर है, सिलेंडर जो बाय कर रहा है, वो 800 रुपए में ले रहा है, क्योंकि 400 रुपया उसके बिहाफ पे भारत पेट्रोलियम को कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है। समझ में आ रहा है? लेकिन कोई दे ही रहा है ना। सिलेंडर के बाटले का प्राइस कितना है? 1200 रुपया। जीएसटी कितने पे लगना चाहिए? 1200 पे लगना चाहिए ना, ऐसे क्या कर रहे हो? 1200 पे लगना चाहिए। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने बोला, देखो पार्टी से तो आप 800 रुपए पे ले लोगे, इसके ऊपर जीएसटी तो आप ले लेना पार्टी से ना, क्योंकि आपको पता है एग्जैक्ट 800 का सिलेंडर नहीं मिलता, 800 प्लस जीएसटी कुछ होता है उनका, उसके ऊपर सिलेंडर का वैल्यू डिसाइड होता है। तो भैया ये जो जीएसटी है वो तो आपने उनसे ले लिया, ये 400 के ऊपर जीएसटी आप किससे लोगे? 400 रुपया दे कौन रहा है? गवर्नमेंट। और फिर जीएसटी लेके देना किसको है? समझ में आ रहा है? यहां पे 5 रुपया किससे लेना था? वो छोटे बच्चे से लेना था, और ये 55 रुपया आईटीसी से लेना था ना, बच्चे से नहीं लेना था, कोई कंपनी से लेना था। आईटी से तो मैं खाली नाम बता रहा हूं, कोई कंपनी से, कोई थर्ड पार्टी से लेना था। लेकिन तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए था? गवर्नमेंट को 60 रुपीज के ऊपर टैक्स चाहिए था, भले तेरे से ले किसी और से ले। यहां पे ये 400 रुपया फंड ही किसने किया है? गवर्नमेंट ने किया है। तो गवर्नमेंट बोलता है मैं मेरे से क्यों पैसे लूं? तो उन्होंने इसलिए बोला खाली गवर्नमेंट सब्सिडी, एक्सक्लूडिंग सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल एंड स्टेट। प्राइवेट सेक्टर भी सब्सिडी देता है, वो एक्सक्लूड नहीं किया है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी सब्सिडी देता है। आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है ना, जिला परिषद, नगर परिषद, वो यहां पे कवर्ड नहीं है। खाली बड़े लोगों की सब्सिडी, बड़ा बोले तो कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, सरकार, भारतीय सरकार, राज्य सरकार ने जो सब्सिडी दी है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। तो कल अगर मैं ट्रैक्टर लेता हूं 10 लाख रुपए का, और उसमें मुझे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके 6 लाख का सब्सिडी देती है, और मुझे महिंद्रा ट्रैक्टर 4 लाख में पड़ता है, तो मुझे जीएसटी कितने पे भरना पड़ेगा? 4 लाख पे भरना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 6 लाख रुपया है वो क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी है। मैं मान लेता हूं आनंद महिंद्रा जी देखते हैं कि हम कितना गांव के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, फार्मर के लिए काम कर रहे हैं, तो आनंद महिंद्रा जी ने बोला राम सर आप टेंशन मत लो, मैं 3 लाख रुपया मेरे अकाउंट में से ट्रांसफर करता हूं। बड़ा इंसान है, 3 लाख रुपया उसने भी दिया, तो मेरे को ट्रैक्टर अभी एक्चुअली 1 लाख में मिला, तो कितने पे जीएसटी लगेगा? 4 लाख पे ही लगेगा, क्योंकि ये जो 3 लाख है ये गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं है। खाली गवर्नमेंट सब्सिडी के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। प्राइवेट सेक्टर ने अगर सब्सिडाइज किया तो टैक्स लगेगा। मैंने क्या बोला समझा? कंसिडरेशन में से गवर्नमेंट सब्सिडी को बाहर निकालना है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाना है। प्राइवेट का सब्सिडी को बाहर नहीं निकालना है, उसके ऊपर टैक्स लगाना है। सर ये समझेगा क्या हम लोगों को? धीरे धीरे हाँ समझ जाएगा। तो आज हमने क्या किए? आज हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े। पहला कॉन्सेप्ट क्या था? गुड्स। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था? और तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था? कंसिडरेशन। ऐसे कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ते जाएंगे, और फिर एक दिन मैं आपको उसको फिट करके दिखाऊंगा डेफिनेशन में
की इन वर्ड्स का जब साथ में पढ़ते तो डेफिनेशन ऑफ सप्लाई बनता है। ओके, चलो नमस्कारम, थैंक यू।